तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, सरफेस टेंशन तक। इलास्टिसिटी के अंदर जितना भी चीज़ था वो देख लिए थे, प्रेशर वाला देख लिए थे और सरफेस टेंशन देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्कोसिटी और उससे रिलेटेड सारा चीज़। तो सबसे पहले विस्कोसिटी जो है उसका डेफिनेशन होता है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड टू रेसिस्ट फ्लो। फ्लो कोई चीज़ करता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड, और फ्लूइड में दो चीज़ आता है, या तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। और अगर सॉलिड होगा तो वो फ्लो नहीं करके मूव करता है। तो जो फ्लूइड है उसमें भी हम लोग उसको मान सकते हैं कि वो बहुत से लेयर्स से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, ये तीसरा सॉलिड है, और ये तीनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। तो उसी तरह का हम लोग यहाँ लिक्विड में मान सकते हैं कि लिक्विड का बहुत सारा लेयर है और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहा है। तो जब स्लाइड होगा तो सबका कुछ कुछ वेलोसिटी होगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर वाले का v वेलोसिटी है, उसके नीचे v1 है, उसके नीचे v2 है, उसके नीचे v3 है और सबसे नीचे v4 है। तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो हम लोग मान लेते हैं कि रेस्ट में है, तो उसका वेलोसिटी वहाँ पे 0 लिखा हुआ है। तो विस्कोसिटी हो गया एक प्रॉपर्टी जो कि फ्लो को रेसिस्ट करता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है वो। जो ये रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टेंस कितना होगा उस चीज़ से एसोसिएटेड एक फोर्स होता है, और उस फोर्स का नाम होता है विस्कस फोर्स या फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे लिख देते हैं विस्कस फोर्स। तो जो विस्कस फोर्स है उसको हम लोग डिनोट करते हैं F लिखें और V लगा दिए। तो इस FV को हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया कौन सा लेना है, यहाँ पे जिस भी एरिया पे हम लोग विस्कस फोर्स स्टडी कर रहे हैं उसका एरिया लेना है, और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी भी उसी एरिया का लेना है जो कि मूव कर रहा है। तो ये वाला मान लो लेयर मूव कर रहा है आगे की तरफ v वेलोसिटी से, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये जो d है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें ध्यान रखना है कि d क्या है, तो d उस लेयर का डेप्थ है जिसका वेलोसिटी 0 है। यहाँ पे देखो अलग अलग लेयर का अलग अलग वेलोसिटी बताए थे। जैसे इसका ऊपर वाला v बताए थे, उसके नीचे वाला v1 था, उसके नीचे v2 था, और नीचे जाते जाते v4 हो गया था 0। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है वो हो जाएगा d। अगर किसी कंटेनर में और नीचे जाके d होता होगा, मान लो 2d पे होता होगा, तो यहाँ पे v = 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये लेस विस्कस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे जब इसको, तो ये क्वांटिटी और कम हो जाएगा, यानी विस्कस फोर्स कम आएगा। विस्कस फोर्स कम आया इसका मतलब विस्कोसिटी उसका कम हो गया, तो ये हो जाएगा लेस विस्कस। तो उसको अभी इग्नोर कीजिए, बस ये देखिए कि d लेना है जो वो उस चीज़ का हाइट लेना है जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। और बस इतना ही है। उसके बाद जब ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो है, प्रोपोर्शनलिटी को आप इक्वल टू में जब चेंज करोगे तो एक कोफिशिएंट आएगा, उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं और उसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है यही आपका विस्कस फोर्स का फार्मूला हो गया। अब इसमें जनरली पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट निकालने के लिए हम लोग सिंपली इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, बाकी सारे टर्म को इधर ले जाइए। तो मान लो यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा फोर्स के लिए न्यूटन, और d ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो गया मीटर, और डिवाइडेड बाई AV होगा। तो एरिया के लिए मीटर स्क्वायर लिखें और v के लिए मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब इसको कैंसिल कराओगे तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला न्यूटन हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, नीचे s-1 ऊपर जाएगा तब सेकंड हो जाएगा, और पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब न्यूटन को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। मास का हो गया kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो kg पर मीटर पर सेकंड आ गया। तो यही हो जाएगा आपका यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद अगर इसका कोई डायमेंशन पूछे तो वो भी बता सकते हो आप। डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसी चीज़ का डायमेंशन बताना है। तो kg के लिए हम लोग m लिखेंगे, लेंथ के लिए l और -1 लगाना है, टाइम के लिए t और फिर से इसमें भी -1। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हो गया। अब यहाँ पे विस्कस फोर्स आप जान गए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है वो जान गए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
उसी फॉर्मूला को यहाँ पे फिर से रिपीट किए हैं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के साथ विस्कस फोर्स जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये वाला कि ईटा जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो फ्लूइड में दो चीज़ होता है, या तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैस होता है। तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी घटता जाएगा, यानी विस्कस फोर्स घटता जाएगा। और गैस के केस में इसका उल्टा होगा। बस ये दोनों बात आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड के केस में और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गैस के केस में। और कितना प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब कांस्टेंट लाएंगे तो कितना होगा, वो मटेरियल टू मटेरियल डिफ़र करता है। ये हो गया। अब विस्कोसिटी में उतना ही था। उसके बाद है बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स हम लोग लगाते हैं जब कोई भी बॉडी किसी लिक्विड में पार्शली सबमर्ज हो या फिर टोटली सबमर्ज हो। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन अ बॉडी इज़ टोटली और पार्शली इमर्स्ड, इमर्स मतलब डुबाना, इन अ फ्लूइड। अब जो ये फ्लूइड है वो लिक्विड या फिर गैस दोनों हो सकता है, गैस या फिर लिक्विड गैस हो सकता है। देयर इज़ एन अपेरेंट लॉस इन इट्स वेट विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब किसी भी चीज़ को हम लोग डुबाएंगे जब किसी लिक्विड में, जैसे ये है मान लो कंटेनर है और इसमें वाटर भरा हुआ है। अब इसके अंदर कोई चीज़ आप डुबाते हो, जैसे ये बॉल मान लो डुबाएंगे, तब क्या होगा कि ये इसके आसपास जो वाटर है उसको धक्का देगा और ख़ुद डूब जाएगा। तो ये कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो मान लो इसमें कुछ राइज़ हो गया इसका लेवल, जैसे शुरू में नीचे तक था और राइज़ होके यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे जो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड है इसका जो वेट होगा, मान लो कि उसका वेट W है, तो बॉल के वेट में एक अपेरेंट लॉस होगा और वो लॉस इक्वल होगा इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर इज़ एन अपेरेंट लॉस इन इट्स वेट विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसका वेट ले लो और वही उसके अपेरेंट लॉस में चला जाएगा। तो ये सारा चीज़ हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि फुल्ली और पार्शली इमर्स्ड या फिर टोटली इमर्स्ड। तो टोटली का यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हैं कि फ़िश है, मान लो मछली है, वो टोटली इमर्स्ड है, तो इसके वेट में अपेरेंट लॉस जो होगा वो इसके टोटल ये का हो जाएगा, टोटल बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा। और ऊपर एक बोट है, तो बोट क्या है, पार्शली इमर्स्ड है, टोटली इमर्स्ड नहीं है। तो उस केस में जितना भी पार्ट डूबा हुआ है, ये वाला पार्ट, सिर्फ उसके वेट का जो होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वेट, वो उसके अपेरेंट लॉस में जाएगा। तो ये हो गया बॉइंट फोर्स। अब इस बॉइंट फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं FB से। F लिखें और B लिख दिए, ये हो गया बॉइंट फोर्स। और उसके ऊपर हम लोग क्या लिख रहे थे, विस्कस फोर्स के लिए FV लगा रहे थे। दिस इज़ बॉइंट, BUOY होता है बॉइंट फोर्स, और ये हो गया विस्कस। तो ये दो फोर्स अभी तक हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि जो F विस्कस है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। देखो इसके फॉर्मूला में क्या था, ईटा AV/D। तो यहाँ पे जो AV है तो V हो गया वेलोसिटी, तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स होगा। तो दिस फोर्स इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट। यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स हो गया। ये विस्कस फोर्स हो गया वेलोसिटी डिपेंडेंट, और बॉइंट फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, बस इसको कितना डुबाए हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर पूरा डूब गया है और पूरा डूबने के बाद ये चल रहा है या रेस्ट में है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा डूब गया है तो ये इतना बॉइंट फोर्स लगेगा, कम डूबा है तो कम लगेगा। उसके बाद कोई भी बॉडी सिंक करेगा या फ्लोट करेगा या सिंक मतलब कि डूब जाएगा या फिर तैरेगा, वो डिपेंड करता है उसके फोर्स पे। तो फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, जैसे यहाँ पे बोट है मान लो, तो इस बोट को अभी हम लोग तैरा रहे हैं, तो सबसे पहले तो एक mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है mg ये वाला, और ऊपर की तरफ लगेगा FB। और इस FB का वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा उसके वेट के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखें हम कि अगर सिंक ये कर जाए, इसका मतलब कि नीचे वाला जो फोर्स है वो ग्रेटर था F बॉइंट से, और यहाँ पे F विस्कस भी दिया हुआ है, इसको अभी यहाँ पे इग्नोर करो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नोरिंग विस्कस फोर्सेस,
तो विस्कस फोर्स तभी लगाना है जब ये बॉडी मूव कर रहा हो। तो सिंक कब करेगा, जब mg ज़्यादा हो जाए, नीचे वाला फोर्स ज़्यादा हो जाए और ऊपर वाला कम हो जाए, तो ये बोट सिंक कर जाएगा। और फ्लोट कब करेगा, जब ऊपर और नीचे वाला फोर्स इक्वल हो जाए। इक्वल होने का मतलब हुआ कि नीचे जितना mg लग रहा है उतना ही बॉइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये फ्लोट करेगा। और अपवर्ड एक्सेलरेशन कब होगा, जब बॉइंट फोर्स ज़्यादा हो जाए mg से, मतलब कि नीचे मान लो 5 न्यूटन लग रहा है और ऊपर 10 न्यूटन लगे, तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगेगा। तो वो कब होता है, बोट के केस में नहीं होता है। कोई और चीज़ हो, जैसे कि आपका बॉल है, उसको आप डुबा के छोड़ दो पानी में, तब ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगता है और mg कम लगता है, तो उस केस में बॉल जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ आता है। तो ये सारा फ्लोट और सिंक का केस हो गया। इसको ज़्यादा याद नहीं करना है, बस समझने के लिए था। उसके बाद उसी चीज़ का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि छठ में आप लोग घाट पे गए हैं और यहाँ से नींबू फेंक रहे हैं नदी में। तो नींबू का कुछ प्रोजेक्शन यहाँ से यहाँ तक तो प्रोजेक्टाइल होता है, फिर जब ये पानी में जाता है तो नीचे चला जाता है और फिर नीचे जाके ऊपर आता है और फिर यहाँ पे ऑसिलेट करना शुरू होता है। ऑसिलेट करते करते फिर ये रेस्ट में हो जाता है और जिस भी डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा हो उस फ्लो में चला जाता है। तो ये जो ऑसिलेशन है वो सब हम लोग इग्नोर करते हैं और लास्ट का जो है ये देख रहे हैं हम लोग कि जो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा उसकी बात कर रहे हैं। फ्लोट कब करेगा, जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल हो जाए। तो नीचे वाला फोर्स हो गया mg और ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा बॉइंट फोर्स और प्लस विस्कस फोर्स। अगर विस्कस फोर्स यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, इसलिए फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिर्फ बॉइंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए तब ये फ्लोट करने लगेगा। और डूबेगा कब, जैसे नींबू आपका सड़ा हुआ हो तो वो डूब जाएगा। तो सड़ा हुआ के केस में क्या होता है कि उसका मास ज़्यादा हो जाता है, अंदर लिक्विड भर जाता है, उसका जो एयर है वो बाहर निकल चुका होता है। तो उस केस में बॉइंट फोर्स कम हो जाता है और mg ज़्यादा हो जाता है, तो वो सिंक कर जाता है। तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, वो भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको समझने का। उसके बाद यहाँ पे साइज़ की भी बात हो रही है। विस्कस फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे तो डिपेंड करता ही है, ऊपर उसके बाद साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे ये दो दोस्त हैं और एक प्लाईबोर्ड ये खरीद के ले जा रहे हैं मार्केट से अपने घर। तो प्लाईबोर्ड रखने का 2 तरीका हो सकता है, एक है ऐसे रख सकते हैं और एक होगा कि ऐसे रखे हुए हैं। तो अगर ये पूरे हवा से टकराते हुए ऐसे ऐसे रखते हैं, जैसे इस केस में देखिए ये यहाँ पे है, इतना बड़ा एरिया है और इसे सारा हवा टकरा रहा है, तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लो कि इसमें लगता है 50 न्यूटन का फोर्स लगा और इसको हम लोग क्या किए कि ऐसे फ्लो के अकॉर्डिंग रख दिए हैं ऐसे करके, तो सारे हवा बगल से गुजर जाएगा। तो इस केस में फोर्स बहुत ही आपका कम लगेगा, मान लो कि 5 न्यूटन या फिर 15 न्यूटन ही फोर्स लगा। तो विस्कस फोर्स डिक्रीज़ हो गया कब, जब हम लोग उसका साइज़ कम किए हैं या फिर एरिया कम किए हैं। तो एरिया था भी हमारे फॉर्मूला में, यहाँ पे देखो एरिया अगर कम कर दें तो विस्कस फोर्स भी कम हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हो गया। उसके बाद आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या बताता है, वो भी विस्कस फोर्स ही बताता है, लेकिन वो एक स्पेशल शेप के लिए बताता है और वो शेप होता है स्फेयर। कोई भी स्फेयर हो, इस पे विस्कस फोर्स कितना लगेगा वो हम लोग स्टोक्स लॉ से पता करते हैं। तो स्टोक्स लॉ का एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले में हम लोग ये सब देखते हैं कि फोर्स जो विस्कस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के या फिर साइज़ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। तो ये तीनों चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर वो स्फेयर हो तब इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 6 पाई आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ये जो फॉर्मूला है आपका FV = 6 पाई ईटा RV, यही आपका स्टोक्स लॉ हो गया और इसी का हम लोग यूज़ करते हैं सब जगह। और बाकी सब चीज़ छोड़ दो, बस ये फार्मूला याद रखना कि स्टोक्स लॉ का ये फार्मूला हो गया। स्टोक्स लॉ क्या बताता है, इट डिस्क्राइब्स द फोर्स, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड विथ वेलोसिटी v ऑफ रेडियस r एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। अब उसके बाद है टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है कि वेलोसिटी तो वेलोसिटी हुआ और टर्मिनल मतलब लगता है कि कोई चीज़ ख़त्म होता होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं ख़त्म होता है, वेलोसिटी में इंक्रीज़ ख़त्म होता है, तो उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लो ये एक बॉल है और ये किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नीचे की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रहा है।
तो इस पे हम लोग फोर्स देख रहे हैं, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो नीचे की तरफ तो mg फोर्स लग रहा होगा, वो तो ये है, हमेशा ही लगता रहता है। उसके बाद देखो, अगर ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसके पास एक विस्कस फोर्स लगेगा, तो वो हो गया Fv। और जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लग रहा है। अब ये जो बॉडी मूव कर रहा है वो मान लो किसी फ्लूइड में मूव कर रहा है, ये ऐसे, ये फ्लूइड है और इसके अंदर मूव कर रहा है, तो इसमें भी एक बॉइंट फोर्स लगेगा। तो उस बॉइंट फोर्स को हम लोग Fb से दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यही तीनों सिर्फ यही तीनों फोर्स है। अब इन तीनों फोर्सेस में ये जो विस्कस फोर्स है वो है वेलोसिटी डिपेंडेंट। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा ये विस्कस फोर्स भी इंक्रीज़ होगा। और ये जो बॉइंट फोर्स है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है, और ये जो mg है वो भी वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है। तो उस चीज़ को हम लिखेंगे कहीं पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मान लो इंक्रीज़ इन वेलोसिटी हो गया। मान लो शुरू में v था और बाद में हो गया v डैश, तो v डैश जब होगा तो fv डैश हो जाएगा। शुरू में fv था और बाद में f डैश हो गया। और ये जो बॉइंट फोर्स है सेम एज अर्लियर है, और मैं ये mg है वो भी सेम एज अर्लियर है। तो ये दोनों सिचुएशन हुआ, ये मान लो t इनिशियल पे था और ये t फाइनल पे था, तो फोर्स इंक्रीज़ हुआ सिर्फ विस्कस वाला। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स विस्कस फोर्स की बात हो रही है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कब तक इंक्रीज़ करेगा? जब तक वो बैलेंस ना हो जाए तब तक। वो और समझेंगे आप आगे चल के। देखो, द वेलोसिटी एट विच दिस इंक्रीज टर्मिनेट्स इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बाय बैलेंसिंग देम। तो हम लोग जो फोर्स देख रहे हैं उसको बैलेंस करोगे तब विस्कस फोर्स का ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो निकल जाएगा। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे है एक वेल है और उसके अंदर हम लोग कोई बॉल गिरा दिए हैं, और वो बॉल है मान लो कि लोहे का बॉल है। लोहे का बॉल इसलिए लिख लिए हैं कि वो फ्लोट ना करे, मतलब सिंक कर रहा है। अब देखो, जैसे ही ये बॉल अंदर जाता है तो कुछ वाटर को डिस्प्लेस किया होगा, तो जो भी वाटर को डिस्प्लेस किया होगा उसके कारण एक बॉइंट फोर्स आ जाएगा। और ये बॉल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इसलिए इसके कारण एक विस्कस फोर्स आएगा Fb। तो ये दो फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, और नीचे वाला mg हमेशा तो लगता ही रहेगा। अब कुछ देर बाद क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ हुआ, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वेलोसिटी इसका इंक्रीज़ हो रहा है। अब हो गया 2v। जब 2v हो जाएगा तो बॉइंट फोर्स तो उतना ही है, क्योंकि ये पूरी तरह ऑलरेडी डूब चुका था, तो अभी भी बॉइंट फोर्स उतना ही है। और विस्कस फोर्स का वैल्यू हो गया 2v, और mg भी अभी भी वही है। और उसके बाद ये और नीचे जाएगा तो वेलोसिटी और इंक्रीज़ होकर 3v होगा, 4v होगा, फिर 5v होगा। तो 5v पे हम लोग क्या देखते हैं कि नीचे वाला जो फोर्स है वो ऊपर वाले फोर्स से बैलेंस हो गया। मतलब कि नीचे वाला mg फोर्स था और ऊपर वाला हो गया F बॉइंट फोर्स प्लस F विस्कस फोर्स, और इसका वैल्यू है मान लो इनिशियल से 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स Fb। तो उस चीज़ को हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ये Fb जो है ऊपर की तरफ हो गया प्लस Fv इक्वल टू mg। तो इस केस में नो नेट फोर्स है। नो नेट फोर्स अगर हो जाए तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ज़ीरो इसका मतलब कि dv/dt इक्वल टू ज़ीरो। dv/dt कहने का मतलब हुआ कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब कि वेलोसिटी में इंक्रीज टर्मिनेट हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी है। वेलोसिटी का इंक्रीज टर्मिनेट हो गया है, वेलोसिटी मैक्सिमम अटेंड कर लिया है, वो हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी। और उसके बाद उसका डेरिवेशन है यहाँ पे। डेरिवेशन करने के लिए एक बार आप लोग स्लाइड को पॉज करके पढ़ लो, इसको हम समझाते हैं उसके बाद। देखो, व्हेन अ बॉल इज रिलीज्ड इन इन्फिनिटली एक्सटेंडिंग फ्लूइड लॉन्ग इनफ टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी द फोर्सेस एक्टिंग आर। किसी भी बॉल को हम लोग फ्लूइड में ड्रॉप किए हैं तो उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फोर्स देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहा है, विस्कस फोर्स है जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और बॉइंट फोर्स है जो कि ग्रेविटी के अपोजिट में ही लग रहा है। ये तीनों हो गया, बस यही तीनों फोर्स है।
अब ऑफ दीज फोर्सेस एफ बी इज़ स्पीड डिपेंडेंट या फिर वेलोसिटी डिपेंडेंट एंड ग्रोज विथ इंक्रीजिंग स्पीड। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगा वेलोसिटी, ये विस्कस फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद क्या होगा कि अ सिचुएशन कम्स व्हेन दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर। इंक्रीज़ होते होते कुछ ऐसा होगा कि ये बॉयंट फोर्स के साथ मिलके mg को बैलेंस कर देगा। तो जब बैलेंस कर देगा उस समय हम लोग ये इक्वेशन लिख सकते हैं, mg इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी। अब मास इंटू ग्रेविटी लिखना है तो मास के लिए हम लोग क्या किए हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए हैं। डेंसिटी हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर के पहला ही इसमें लिखे थे, वही हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। जो भी मास उसका ये होगा वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी में तो उसका मास मिल जाएगा, इज इक्वल टू एफ बॉइंट फोर्स। अब बॉइंट फोर्स के लिए हम लोग क्या बोले थे कि जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है उसका वेट, तो डिस्प्लेस कितना करेगा, जो बॉल का वॉल्यूम होगा वो, और वेट उसको मल्टीप्लाई करना है रो इंटू ए किए हैं। यहाँ पे बी और ए क्या है वो समझ लेते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे ये जो बॉल है इसको हम लोग बी कंसिडर किए हैं, तो डेंसिटी ये हो गया वॉल्यूम ऑफ बॉल और ये हो गया डेंसिटी ऑफ बॉल, मास पर यूनिट वॉल्यूम जिसको बोल रहे हैं। और ये जिस फ्लूइड में भरा हुआ है उसका हम लोग डेंसिटी मान लिए हैं ए, इस मीडियम को ए माने हैं और इस बॉल को बी माने हैं। तो वहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है उसका वेट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे वॉल्यूम बॉल का और डेंसिटी उस मीडियम का। तो ये हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू ग्रेविटी कर दिए, तो ये एफ बॉइंट हो गया। अब इसके बाद एफ वी लिख रहे हैं यहाँ पे स्टोक्स लॉ को यूज़ करके, यहाँ पे ये हो गया। स्टोक्स लॉ को यूज़ करेंगे तो 6 पाई ईटा आर वी आ जाएगा, और क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग v की जगह vt लिख दिए हैं। अब उसके बाद सिंपली सबको हम लोग इक्वेट किए हैं, तो इक्वेट करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, उसमें हम लोग पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, तो वो पुट करोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद डेंसिटी दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे देखो आर क्यूब है ऊपर में और नीचे में आर है, तो कैंसिल जब कराओगे तब जो फाइनल आंसर आएगा वो इतना आ जाएगा। तो यही हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2r² g रो बी माइनस रो ए डिवाइडेड बाई 9 ईटा। तो इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोग याद रखना, फाइनल फार्मूला ना याद नहीं भी रहे तो एग्ज़ाम में वो डेराइव कर सकते हो आप, बस ये याद रखना कि ये कितना होगा, और इसके बाद सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो ये हो गया डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ये फ्लूइड का जो मोशन है वो अगर ऐसा हो कि उसमें जितना भी पार्टिकल्स है, पार्टिकल का वेलोसिटी वो सब कुछ सिमिलर हो, आगे पीछे मतलब देखा जाए तो सेम वेलोसिटी हो सारे फ्लो का, तो उस फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। और सबका वेलोसिटी डिफरेंट हो, जैसे कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो उसको हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। तो ये सिंपली ऐसा बताना चाहें कि स्ट्रीमलाइन हो गया एकदम सेम वेलोसिटी वाला, और डिफरेंट वेलोसिटी हो गया तो वो हो गया टर्बुलेंट फ्लो। आगे इसको हम लोग रेनॉल्ड नंबर से भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले अभी इतना ही समझ लीजिए। अब ये जो स्ट्रीमलाइन है इसमें देखते हैं हम लोग कि वेलोसिटी कम होता है। अगर इस वेलोसिटी को हम लोग इंक्रीज़ करते जाएं, v से 2v कर दें, 3v कर दें, 4v कर दें, तब एक वेलोसिटी ऐसा आता है जब ये स्ट्रीमलाइन से टूट जाता है। जैसे इस नल को आप हल्का सा खोलो तो ऐसे वाटर जाता है नीचे की तरफ, लेकिन ये नीचे जाते जाते क्या होता है कि फिर टूटने लगता है। तो ये टूटता कब है, जब नीचे जाता है तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है इसका टूटने का टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जिस वेलोसिटी के बाद ये टूटने लगता है उसको उसका क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं VCR से। VCR मतलब हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी हो जाए तब फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो, और उससे कम है तब हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ये दो तरह का फ्लो हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, ये देखिए इसमें जो जितना भी फोर्स ये है सब सेम लाइन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लैमिनार फ्लो भी बोलते हैं। अब ये स्ट्रीमलाइन में भी
थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होके जा रहा है और ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट होके जा रहा है, तो इसको भी हम लोग ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन ही बोलेंगे क्योंकि सारे का सेम है। और यहाँ पे भी वही है, स्ट्रीमलाइन ही है। तो स्ट्रीमलाइन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लो इन विच एवरी फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट shows the same velocity as its predecessor is known as streamline flow। जो predecessor मतलब हो गया कि उसके पहले वाला पॉइंट, जैसे यहाँ पे कोई वेलोसिटी v है और उसके पहले वाला भी वेलोसिटी हो, तो ऑलमोस्ट अगर सेम हो गया तब उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि एनर्जी कोई भी लॉस नहीं होता है, देयर इज़ नो एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट, या फिर कोई भी ये ले सकते हैं थर्मल लॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मल लॉस नहीं होगा। और ये फ्लो हो जाने के बाद दो तरह का फ्लो हो गया, उसके बाद रेनॉल्ड नंबर एक आता है। रेनॉल्ड नंबर क्या बोलता है, क्रिटिकल वेलोसिटी पहले हम लोग देख लिए। क्रिटिकल वेलोसिटी से हम लोग डिसाइड क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन या फिर टर्बुलेंट फ्लो डिसाइड करेंगे। अगर वेलोसिटी v क्रिटिकल से कम है तब फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, इफ़ v वेलोसिटी इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो विल बी टर्बुलेंट। अब उसके बाद हम लोग v फॉर स्ट्रीमलाइन देखें तो प्रोपोर्शनल होता है ईटा बाई रो टाइम्स d। अब ये जो d है वो है डायमीटर पाइप का, जैसे कोई भी पाइप है और इसमें वो फ्लो हो रहा है, पाइप हो या फिर कोई भी ये चीज़ हो, तो उसका जो डायमीटर है d, उसके टर्म में हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, और वो हो गया ईटा डिवाइडेड बाई रो इंटू डी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो k आएगा, इसी k को हम लोग रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं। और ये रेनॉल्ड नंबर रेडियस के टर्म में नहीं, डायमीटर के टर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये जो रेडियस के टर्म में अगर करें तो k/2 हो जाएगा, इसको भी भूल जाओ। और ये जो k डैश में हम लिखे हैं इसको मान लो k में लिखते हैं, तो k में लिखोगे तो 2000 हो जाएगा, इसको हटा दो, ये भी हटा दो, और ये हो जाएगा 3000, और यहाँ पे हटा देते हैं और ये लिख दिए 2, और ये हो गया 3000। तो अगर कोई भी जो रेनॉल्ड नंबर है वो 2000 हो या फिर उससे कम हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, 3000 से ज़्यादा हो जाए तो टर्बुलेंट फ्लो होगा, और 3000 से 2000 के बीच में हो तब वो लिक्विड पे डिपेंड करेगा और उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि वो स्ट्रीमलाइन होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो उस केस में अनसर्टेन होता है। अगर 3000 से ज़्यादा हो गया तब वो फ्लो हो जाएगा टर्बुलेंट, और उससे कम होगा तब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। इसके बाद है कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी का इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक पाइप लिए हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, यहाँ पे है A2। अब इस एरिया A1 में कोई भी फ्लो हो रहा है, ये वाला एरिया फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का वाटर v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ। तो t टाइम में कि ये कितना चलेगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लो x चलता है ये, तो x का वैल्यू हो जाएगा v1 वेलोसिटी से चल रहा है और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो v1 dt हो गया। और इसका अगर डेंसिटी ρ1 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें जितना भी वाटर ये होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वो हो जाएगा इसका एरिया इंटू ये वाला डिस्टेंस, और डिस्टेंस है v1 dt। अब इसका मास कोई बोले तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसके डेंसिटी से, तो ρ1 इंटू वॉल्यूम कर दिए हैं, ये हो गया मास इसका। अब इससे हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मान लो एरिया A2 है और यहाँ पे डेंसिटी है ρ2, और v2 वेलोसिटी से चल रहा है वो वहाँ का लेयर। और यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो v2 इंटू dt सेम टाइम में वेलोसिटी v2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो ये जो x2 है और ये वाला x1 है, दोनों dt टाइम में ही कवर हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। तो यहाँ का वॉल्यूम लिखना चाहें तो यहाँ के एरिया से यहाँ के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 v2 dt हो जाएगा। और यहाँ का मास देखें तो यहाँ का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यहाँ का, तो ये हो गया। तो अब इसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग क्या लिखते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो सोर्स और सिंक, सोर्स मतलब कि कहीं से वाटर आने वाला, और सिंक मतलब कि कहीं से वाटर निकलने वाला। जैसे इसमें कोई पाइप अंदर नहीं वाटर दे रहा है और इसमें से ना ही कोई पाइप बाहर निकाल रहा है, ये सब ना हो तो हम लोग लिख रहे हैं इफ़ देयर इज़ नो सोर्स और सिंक बिटवीन द पॉइंट्स वेयर कंटिन्यूटी इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड। कंटिन्यूटी हम लोग कहाँ कहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी सोर्स या सिंक नहीं हो तब क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि जितना वॉल्यूम, जितना भी मास इंटर हुआ है उतना ही मास लीव करना चाहिए, क्योंकि कोई सोर्स और सिंक नहीं है। तो हम लोग उस इक्वेशन को लिख सकते हैं ρ1 A1 V1 dt इक्वल टू ρ2 A2 V2 dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि कुछ कैंसिल कराएंगे, dt टाइम कैंसिल करा देंगे दोनों तरफ से। तो ρ1 A1 V1 आ गया ρ2 A2 VT से, VT के इक्वल। अब देखो इसी को हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। और अगर ये फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है तो जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द फ्लूइड। तो यहाँ पे ρ1 है और यहाँ पे ρ2 है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखते हैं इफ़ द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, मतलब कि कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो डेंसिटी सेम होगा। तो ρ1 इक्वल टू ρ2 हो गया, तो फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो A1 इक्वल टू A2 हो गया, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो गया। तो ये ही हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का और भी शॉर्ट फॉर्म। अब ये किसी भी पॉइंट के लिए लगा सकते हैं। ये मान लो आगे जाके और पतला हो जाता होगा, तो वहाँ पे यहाँ पे फिर से वही चीज़ लेंगे हम लोग कि इसका मास कितना होगा। ये मान लो V3 वेलोसिटी से चल रहा है dt टाइम के लिए, और इसका एरिया A3 होगा, तो वैसे ही करके A3 V3 आ जाएगा इक्वल के। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया आपका। अब इसके बाद है बर्नौलीज़ थ्योरम। तो बर्नौलीज़ थ्योरम में बस फॉर्मूला हम लोग को देखना है, और उसमें भी वही चीज़ करते हैं। जो एक पाइप ले लेंगे, V1 वेलोसिटी से कोई एरिया A1 चल रहा है और V2 वेलोसिटी से एरिया A2 चल रहा है। और इस केस में हम लोग प्रेशर भी देखते हैं कि A1 जहाँ एरिया है वहाँ पे प्रेशर P1 है, A2 जहाँ पे एरिया है वहाँ पे प्रेशर P2 है। और इस पाइप का कुछ हाइट है, यहाँ से यहाँ तक मान लो H1 हाइट है और यहाँ का H2 हाइट है। फिर ये आगे चल के मान लो इधर जाता होगा, ऐसे मान लो हो गया, तो इसका कुछ H3 हाइट भी हो जाएगा। तो वैसे डिफरेंट हाइट हो सकता है। तो बर्नौलीज़ थ्योरम क्या बोलता है कि इसमें ये सारा टर्म है, वेलोसिटी, प्रेशर और हाइट, तीनों का जो सम है इस तरह से कांस्टेंट होता है। और उसमें क्या क्या होता है, v² प्लस p/ρg प्लस h इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इन सारी चीज़ को हम लोग अलग अलग एक टर्म डिफाइन करते हैं। v² के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये है वेलोसिटी हेड, और p/ρg है प्रेशर हेड, और h है ग्रेविटी हेड। तो कोई बर्नौलीज़ थ्योरम पूछे कि बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि इन अ क्लोज्ड, या फिर यह बोलेंगे कि कभी भी ये वाला चीज़ लिखेंगे, अगर सोर्स और सिंक नहीं हो किसी दो पॉइंट्स के बीच में, तो उस जगह का वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और ग्रेविटी हेड, तीनों का सम जो है वो कांस्टेंट होता है अलोंग स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसी को हम लोग थ्योरम बोलेंगे। तो यहाँ का वेलोसिटी, अगर इसको हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहें तो यही वाला हम लोग ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पे, v1² प्लस P1/ρ1g1 इज प्लस H1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, V3 और ये सब। और आगे जाओगे तो फिर यहाँ पे v3² डिवाइडेड बाई 2g प्लस ऐसे करके H3 आ जाएगा। तो यही हो गया आपका बर्नौलीज़ थ्योरम। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन आता है कि बर्नौलीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन क्या होगा। तो एप्लीकेशन में है एक मैग्नेस इफेक्ट, और मैग्नेस इफेक्ट में एक हम लोग बॉल देखते हैं और बॉल को स्पिन कराते हैं। जैसे कोई स्पिनर है, वो बॉल को दो तरह से फेंक सकता है। एक तो मतलब बॉल, स्पिनर नहीं, कोई भी आदमी बॉल को दो तरह से फेंक सकता है। एक तो सीधे फास्ट बॉल फेंक दिया तो डायरेक्ट फेंक दिया, और दूसरा फेंक सकता है कि फास्ट देने के साथ साथ ये ऐसे भी वेलोसिटी दे दे, एक ओमेगा दे दे और एक वी दे दे। शुरू में सिर्फ वी दे दिया गया था इसको। तो दोनों जब केस दे देगा, वेलोसिटी भी दे दिया और एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया, तब क्या होगा कि ये जो आसपास उसका एयर है उस पर भी ड्रैग लगाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखें, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन विथ एंगुलर वेलोसिटी इन एडिशन टू इट्स लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिए हैं, इट ड्रैग्स द एयर अबव एंड बिलो इट इन अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन है यहाँ पे, डायरेक्शन कॉजिंग अ प्रेशर डिफरेंस। जो ऊपर नीचे एयर है उसको वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करेगा और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। और जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। तो जब फोर्स लगेगा तो वो बॉल का मोशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा ओरिजिनल पाथ से। तो उसी को हम लोग मैग्नेस इफेक्ट बोलते हैं।
तो ये बर्नौलीज़ थ्योरम में एक इसका एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद एरोप्लेन में भी उसका एप्लीकेशन हो जाएगा, डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। तो एरोप्लेन का जो विंग होता है उसका यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शन बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि विंड जब इससे टकरा के पास करे तो ऊपर नीचे का वेलोसिटी डिफरेंट आ जाए, और जब वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो प्रेशर डिफरेंट होगा, प्रेशर डिफरेंट होगा तो लिफ्ट क्रिएट होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। तो ये भी हो गया मैग्नस इफेक्ट का नहीं, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम में आ गया। उसके बाद एटोमाइज़र है, जो आप लोग पेंट करते हुए देखे होंगे कभी किसी कार को, तो उसमें एटोमाइज़र यूज़ किया जाता है। उसमें हाई प्रेशर से एयर को इधर फेंका जाता है बाहर की तरफ, और बीच में लगा दिया जाता है एक कैन, और उसमें पेंट डाल दिया जाता है। तो ये पेंट को सक कर लेता है और बाहर की तरफ ये एयर प्लस लिक्विड, अगर पेंट है तो लिक्विड जाएगा या फिर कुछ और भी जा सकता है। तो ये हो गया एक एटोमाइज़र, ये भी उसका एप्लीकेशन हो गया। और उसके बाद बाकी चीज़ जो होगा आप लोग देख लेना इधर उधर से बुक से, एक बार खोल लेते हैं वहाँ पे। बर्नौलीज़ थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, ये सारा भी हो गया, सब कुछ हो गया। बस हाइड्रोलिक सिस्टम इस पीडीएफ में नहीं था, हाइड्रोलिक सिस्टम आप बुक से देख लेना, और 14 बैरोमीटर भी इस पीडीएफ में नहीं था, ये देख लेना। तो ये दोनों चीज़ आप लोग देख लेना बुक से, बाकी सारा हो गया। एंड करते हैं अभी यहीं पे।